हम लोगों ने देख लिया है कि ह्यूमन में न्यूट्रिशन कैसे होता है, ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है, रेस्पिरेशन क्या होता है, ये सभी चीज़ें देखनी है। दीज आर इंटरकनेक्टेड। However, there are some byproducts which are to be thrown out of body। कई ऐसी चीज़ें होती हैं जो नाइट्रोजीनियस वेस्ट होता है, हमने ज़्यादा प्रोटीन ले लिया है तो एक्सेस प्रोटीन को भी बाहर फेंकना है। जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज है वो तो ग्लाइकोजन बन करके लीवर में चला जाएगा, लेकिन प्रोटीन को बॉडी नहीं रखता है, वो तो ग्रोथ जब होनी तभी लेता है, फिर छोड़ देता है। तो जो नाइट्रोजीनियस वेस्ट है उसे बाहर फेंकना है। और इसी तरीके से जो रेस्पिरेशन होगा, क्या उसमें CO2 और वाटर भी बनेगा, वो सब भी बाहर फेंका जाएगा। तो उसके लिए हमारे शरीर में उत्सर्जन होता है। देयर आर द 2 प्राइम ऑर्गन्स। तो एक हमारा किडनी जो इसे एक्सक्रीट करता है, अदरवाइज द सुबेशियस ग्लैंड जो हमारे पसीना निकलता है वो भी तो एक्सक्रीशन का एक माध्यम है। एक्सक्रीशन के लिए हमारी बॉडी में ये जो लंग्स के थ्रू ब्रीद आउट करते हैं ये भी एक्सक्रीशन है। तो 3 तरीके का एक्सक्रीशन हुआ। एक तो दैट इज CO2 का एक्सक्रीशन हो गया। दूसरी चीज़ जो सेबेशियस ग्लैंड से एक्सेस सॉल्ट एंड वाटर, जो एक्सेस सॉल्ट एंड वाटर हमारे सेबेशियस ग्लैंड से ये एक्सक्रीट हो रहा है, इसका क्या पर्पज है दिव्या? बोलो काशी, व्हाट इज द पर्पज? थर्मो रेगुलेशन, हमारी बॉडी का कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर। जब तुम हीट में जाते हो तो अंदर से जो ये स्वेट निकलता है ये बॉडी की एक्सेस हीट को बाहर निकाल देता है वाटर के साथ। जब भी वाटर एवोपरेट होता है तो उसको लेटेंट हीट चाहिए कि नहीं, तो इससे बहुत सारी हीट। अगर आपने आधा ग्लास पानी पिया है और 4 घंटे खड़ी धूप में खड़े हो गए तो आपकी बॉडी सर्वाइव कर जाएगी आधा ग्लास पानी में, क्योंकि आधा ग्लास पानी को हीट करके एवोपरेट करने के लिए जितनी हीट चाहिए वो बॉडी बाहर से लेती है। दो देयर आर एडिपोज टिश्यू, यहाँ एक थर्मल इंसुलेशन है, फिर भी अंदर तो हीट जाती ही होगी। तो फिर उस हीट से क्या होता है, हमारी बॉडी उसको निकाल लेती है जो एक्सेस हीट है। और हमारे पसीना निकलने की वजह से क्या होता है, क्या हमारी बॉडी कूल रहती है? जब भी इवेपोरेशन होगा तो कूलिंग होगी कि नहीं, क्योंकि बॉडी से हीट लेके। और जब भी कभी ठंडक होती है तो हमारे सेल्स आपस में टकराते हैं, मसल सेल्स, तो शिवरिंग की वजह से उनमें एक फ्रिक्शन की वजह से क्या रगड़ पैदा होती है, तो हमारी बॉडी हीट हो जाती है। तो सर्दियों में कांपने से हमारी बॉडी हीट है, दांत के कटकटाने से उनके बीच जो आवाज़ ऐसे ऐसे आ रही, फ्रिक्शन हो रहा है, और या फिर बॉडी के शिवर करने से, मसल के आपस में रब करने से। और गर्मियों में हम कैसे उसी 37 डिग्री को मेंटेन कर पाते हैं, दैट इज़ परस्पायर करने। और साथ में ये एक एक्सेस साल्ट को निकालने की भी प्रक्रिया है। इसीलिए जब हमारी बॉडी का एक्सेस साल्ट भी इसके साथ निकलता जाता है तो हम लोग गर्मियों में ऐसी चीज़ें पीते हैं, जलजीरा या ये सब, जिससे साल्ट की पूर्ति हो सके। साल्ट पूरा होना चाहिए ना, साल्ट कम नहीं होना चाहिए। तो वाटर का निकल जाना पसीने की वजह से, किसी वजह से, उसको डिहाइड्रेशन कहते हैं। तो फिर हमें बॉडी को रिहाइड्रेट करना पड़ता है। However, there is a proper organ system also developed। तो हमारे एक पूरा प्रॉपर सिस्टम बना हुआ है जिसमें से क्या होता है, ये सब होता रहता है। एंड दैट सिस्टम इट इज कॉल्ड रीनल रीजन। ये रीनल रीजन में है। वैसे तो ये जो स्पाइन है, स्पाइन के नीचे एक सबसे बड़ी हड्डी है जिसको कूल्हे की हड्डी या पेल्विक बोन कहते हैं। एक बड़ी हड्डी आप देख रहे हो, तो इस हड्डी को क्या कहेंगे बताओ? पेल्विक बोन। ये बेस पे एक बड़ी सी हड्डी है कि नहीं ऐसे, तो ये पेल्विक बोन है। तो पेल्विक बोन के ऊपर यहाँ और यहाँ किडनी प्लेस है, तो पेल्विक रीजन है। पेल्विक रीजन ऐसे रीनल रीजन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रीनल रीजन। जैसे हमने आपको पहले बता दिया कि थोरासिक कैविटी है, एब्डोमिनल कैविटी, तो ये रीनल रीजन है जो पीछे करेगा, जहाँ यूरिन का निर्माण होता है। तो now ड्यूरिंग जब भी बॉडी में ग्लूकोज को तोड़ा जाता है तो क्या होगा? रेस्पिरेशन। ड्यूरिंग रेस्पिरेशन क्या होगा? That is CO2 and H2O at the
बाई प्रोडक्ट्स, ऐसी चीज जो शरीर की आवश्यकता नहीं है, जनरेटेड। मेन प्रोडक्ट तो 38 ATP है, बाकी सब तो बाई प्रोडक्ट है, जिनकी जरूरत ना हो बाई प्रोडक्ट कहलाते हैं। नीडेड टू बी डिस्पोज्ड ऑफ, नीडेड टू बी डिस्पोज्ड ऑफ, टू बी ऑल्सो इन अवर बॉडी। इसके अलावा मैनी सेल्स, कई ऐसी सेल्स हैं विच आर worn आउट, वो टूटी फूटी हैं, worn आउट एंड डाइड। वैसे तो लाइजो हमने देखा था लिम्फोसाइट्स इन पे काम करते हैं, लेकिन वो क्या तुम्हें ये बात मालूम है कि जो सेल है उसमें बहुत सारी चीज़ प्रोटीन की ही होती है। इवन ये जो सेल की आउटर बॉडी है, क्या ये प्रोटीन और लिपिड की है क्या? सेल की आउटर, आई प्लीज, सेल की आउटर बॉडी किसकी है बताइए? प्रोटीन प्लस लिपिड की। तो अगर ये टूट फूट गई तो वास्तव में प्रोटीन को तोड़ना पड़ेगा ना अमीनो एसिड्स में, और अमीनो एसिड्स भी एक नाइट्रोजीनियस वेस्ट है, तो उस प्रोटीन को निकालना है। आई बेटी इधर ही। सो इट इज विच आर worn आउट एंड डाइड। ये कैसे हो जाते हैं बताइए? सेल worn आउट एंड डाइड है। इसके अलावा भी हमारी बॉडी में बहुत सारी ऐसी चीज़ें, हर एक सेल ऑर्गेनल खुद भी तो मेम्ब्रेन बाउंड है, और कई कई में तो एंजाइम भरे हुए हैं, एंजाइम भी तो भरे हुए हैं, जैसे लाइसोसोम, वो भी तो प्रोटीन ही है, प्रोटीन का काइंड नहीं है, ये स्ट्रक्चरल प्रोटीन है, वो एंजाइमल प्रोटीन है। तो अगर वो टूट फूट हो गया तो क्या वो नाइट्रोजीनियस वेस्ट नहीं है? क्या तुमको ये बात पता है कि जो ये अमीनो एसिड है उसकी संरचना ऐसी होती है, द स्ट्रक्चर ऑफ अमीनो एसिड इज लाइक दिस। ये अमोनिया और ये एसिड, तो इसमें नाइट्रोजन हुआ कि नहीं, और इस वजह से इस वेस्ट को क्या कहेंगे? नाइट्रोजीनियस वेस्ट। समझ में आ गई बात कि नहीं? सो विच आर worn आउट डेड। तो लिम्फोसाइट एक्ट ऑन इट, इस प्रोटीन पर इसने एक्ट किया, और प्रोटीन किससे बना हुआ होता है? आइए, प्रोटीन किससे बना हुआ है बताइए? अमीनो एसिड से। फिर उसको तोड़ के किसमें बदल देता है? प्रोटीन इज नाउ ब्रोकन डाउन इनटू अमीनो एसिड। एसिड में, अमीनो एसिड में टूट गया, ठीक है। और फिर अब यही नाइट्रोजीनियस वेस्ट है, बॉडी हैज टू थ्रो इट आउट। तो हमने क्या लिखा? हमारी बॉडी से क्या क्या निकलना है चंद्रशेखर? कार्बन डाइऑक्साइड निकलनी। क्यों निकलनी है? जब ग्लूकोज टूटता है तो CO2 और वाटर बनता है, और साथ ही साथ नाइट्रोजीनियस वेस्ट भी बन गया, अमीनो एसिड। इन सब को निकालने के लिए हमारी बॉडी का कौन सा ऐसा बॉडी है जो इन सब चीज़ों को डिटॉक्सिफाई करेगा? लीवर। तो ठीक है, worn आउट एंड डाइड, दीज आर बॉडी वेस्ट एंड टू बी डिस्पोज्ड ऑफ as soon as possible। जितनी जल्दी हो सके बॉडी में नहीं होना चाहिए, अगर हमें अच्छा काम करना है, पॉसिबल। सो एक्सक्रीशन सिस्टम इज, एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन बीइंग क्या करेगा? एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन बीइंग, ये कलेक्ट करता है लिक्विड वेस्ट। ध्यान दीजिए, जो सॉलिड वेस्ट है उसको एक्सक्रीशन सिस्टम में नहीं काउंट किया गया है। जो हम लोग डेफिकेट करते हैं, ह्यूमन शिट है, उसके लिए उन्होंने उसको डाइजेशन में ही रख दिया, बोला उसके लिए अलग से क्या करना, वो तो उसी डाइजेशन का पार्ट हो गया। लेकिन एक अलग से भी पार्ट बना है हमारी बॉडी में, जिसको कि एक्सक्रीशन सिस्टम कहते हैं, जो यहाँ पर दिखाया गया इसको। ये वाला सिस्टम है, दिस इज नोन एज उत्सर्जन तंत्र, मानव का उत्सर्जन तंत्र, ठीक है। इसको हम पढ़ जाए तो ये किसके लिए बताइए? एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन बीइंग कलेक्ट्स द लिक्विड वेस्ट ऑफ बॉडी, लिक्विड वेस्ट ऑफ बॉडी, ठीक है, एंड हेल्प इट एंड कलेक्ट द लिक्विड एंड रिमूव इट। रिमूव इट का मतलब है थ्रो इट आउट। अब जरा देखो,
Its main organs are that is एक्सक्रीशन सिस्टम का मतलब है कि मानव उत्सर्जन तंत्र, जो बाहर फेंका जाता है उसे उत्सर्जन कहते हैं। इट्स मेन ऑर्गन्स आर 2 किडनी, 2 यूरेटर, ब्लैडर एंड यूरेथ्रा, ब्लैडर एंड यूरेथ्रा। तो अब जरा देखिए कि व्हेन टॉक्सिक ब्लड, समझ लीजिए टॉक्सिक का मतलब क्या होता है, उसमें नाइट्रोजीनियस वेस्ट होंगे और क्या होगा, नाइट्रोजीनियस वेस्ट भी हो सकते हैं और कुछ और भी हो सकता है कि वाटर डिजॉल्व्ड CO2। वाटर डिजॉल्व्ड CO2 को मैं तो क्या कहेंगे, पानी में मिला दो CO2 तो क्या कहेंगे, ये कार्बोनिक एसिड बोलेंगे ना, मिला के बोल दो। वाटर डिजॉल्व्ड CO2 है, बताया था आपको पहले भी 20% जाएगा ब्रीद आउट से और 80% जिससे जाएगा, ये सब किसमें जाएगा, व्हेन टॉक्सिक ब्लड मूव्स टू लीवर। किडनी की बात ही नहीं कर रहा हूँ अभी, मैं किडनी की नहीं बात कर रहा हूँ, किसकी बात कर रहा हूँ, मूव्स टू लीवर। ये क्या करता है, इट डिटॉक्सिफाई ब्लड, मतलब टॉक्सिफाई, जहर को निकाल देता है, ठीक है। इट रिमूव्स टॉक्सिक सब्सटेंस, इट कन्वर्ट्स अमीनो एसिड इनटू, इतना काफी रहेगा, बोलो। प्रोटीन टूट गया, वो सब हो गया, उसको लिए लिम्फोसाइट काफी था। अब अमीनो एसिड की बात करो, इट कन्वर्ट्स अमीनो एसिड इनटू, ये सही बता, यही ठीक है, क्योंकि यूरिया से निकलना, कोई किडनी का काम थोड़ी यूरिया बनाना, उसको सिर्फ फिल्टर करना, तो यहाँ ये काम हो जाना चाहिए। टॉक्सिक सब्सटेंस को हटा दें तो ये क्या करेगा बताइए, इट डिटॉक्सिफाई ब्लड, इट कन्वर्ट्स अमीनो एसिड इनटू यूरिया। अमीनो एसिड वहां लिखा, यूरिया का फार्मूला ये है NH2CO, ठीक है, इसे बदल देता है। तो मूव्स टू लीवर, पहले ये चीज लीवर में गई ब्लड में, तो ब्लड कहाँ गया, सबसे पहले लीवर में गया, लीवर ने उसमें से यूरिया निकाल लिया। अब उसके बाद द ब्लड फर्दर मूव्स, अब इसके बाद क्या होगा, तो these are pair of kidneys, इस साइज की होगी, यूरेथ्रा के ठीक ऊपर एक चम्मच के आकार की होगी, ठीक है। अब आगे का देखिए, तो देखिए, तो सबसे पहले जो ब्लड गया वो कहाँ गया, लीवर में गया। लीवर जैसे स्टमक है, इसके ऊपर एक पूरा लीवर, इतना बड़ा लीवर होता है, डायफ्राम के ठीक नीचे क्या है यहाँ पे। अच्छा ये बताओ ताशी, ये जो गया था ब्लड लीवर में, ये ऑक्सीजनेटेड गया होगा कि डीऑक्सीजनेटेड, टॉक्सिक तो है, उसमें बहुत सारी गंदी चीज़ें, नाइट्रोजीनियस वेस्ट है, सेल्स के टुकड़े हैं, प्रोटीन है, अमीनो एसिड, यही सब तो होगा। हाँ तो वो कैसा था, ये बहुत अच्छा बताने बोल रही कि अगर ऑक्सीजन ऑक्सीजनेटेड जाएगा नहीं तो लीवर काम कैसे करेगा। वही जो यहाँ से आर्टरी गई थी उसमें से बहुत सारे ब्रांच निकले, कुछ ब्लड गया लीवर में, कुछ ब्लड गया किडनी में, ये नहीं कि वहीं से होकर नहीं जाएगा,
वो हमारी बॉडी में किडनी से 200 लीटर ब्लड मूव कर जाता है। मतलब एक फिल्टर है, लगातार गिर रहा है, छन रहा है, गिर रहा है, यानी हर सेकंड कचरा सिस्टम चालू है, रिमूवल। हर मिनट कचरे वाला आ जाता है, कचरा दे दो। तो आप ये ना सोचो कि अब लीवर से गया है वही ब्लड वहाँ नहीं जाएगा। जो लीवर से गया उसने क्या किया, अलग कर लिया, फिर वो आ गया, कहाँ आगे गिरा बोलो, फिर से वीना कावा के पास चला गया। एक और भी आर्टरी में से 4 ब्रांच निकली हैं। एक ब्रांच जा रही है आर्टरी की, कहाँ, किडनी पे। वो जहाँ जहाँ जाती है ऑक्सीजन लेके जाती है, बोली ये लो ऑक्सीजन, ये लो ग्लूकोज, चलो काम करो, निकालो नाइट्रोजन, सब लेके आए। जब दोगे नहीं किसी को, ऐसे काम करेगा कोई? क्या कोई बेकार का मजदूर है क्या? उसको पगार दो तो काम करेगा ना, ग्लूकोज भी दो, एनर्जी भी तो चाहिए हर एक चीज़ को काम करने के लिए। तो वो लीवर के पास जाएगा तो ब्लड ऑक्सीजनेट होगा कि डी ऑक्सीजनेटेड? क्या वो टॉक्सिक होगा कि फ्री फ्रॉम टॉक्सिक सब्सटेंस? टॉक्सिक तो है जो लीवर में है, लेकिन ऑक्सीजन लेके गया है, नहीं तो कोई काम नहीं करेगा बिना ऑक्सीजन। और कहाँ से गया? एक ही आर्टरी जो निकली थी ना आउट, उससे कई 4-5 ब्रांचेस निकल गई। एक कहाँ चला गया बताओ? लीवर में। उसने उन सब चीज़ों को अलग कर दिया, उन सब चीज़ों को लेके फिर आ गया। तब तक ज़्यादा काम नहीं लिया जा सकता, तो फिर से आ गया तो क्या फिर वो जाएगा? उन्हीं चीज़ों को लेके 200 लीटर जानते हो कितना होता है? कम नहीं होता है। आप समझो कि गुरुद्वारा में बहुत बड़ा ड्राम नहीं होता जिसमें शरबत पिलाया जाता है, जब कोई गुरु नानक गया, उतना बड़ा ड्राम 200 लीटर। 15 लीटर का कैन है जो जिससे पानी पीते हैं, 20 लीटर की बाल्टी में हम लोग नहाते हैं, तो 200 लीटर 10 बाल्टी। इतना ब्लड हमारी किडनी से, किडनी चम्मच के आकार, उस चम्मच की आकार की किडनी से कितना बोलो फिल्टर हो जाता है? 200 लीटर। उसमें से वो डेली का 2 से 2.5 लीटर यूरिन बना देता है। हमारी किडनी कितना यूरिन बना देती है? 2 से 2.5 लीटर, 1.5 लीटर कम से कम। और ज़्यादा से ज़्यादा अगर अच्छा पानी पीने वाला है तो क्या है, 2.5 लीटर तक भी यूरिन बना देता है। बात समझ आ गई? ये नहीं कि 200 लीटर भी फिल्टर करोगे तो कुछ वेस्ट तो निकलेगा ना, तो उसमें से वो कितना वेस्ट निकालती है? 2 to 2.5 लीटर, ठीक है, 2 to 2.5। ओके, तो अब तुम्हें पता चल गया कि लीवर ने क्या किया, नाइट्रोजीनियस वेस्ट को अलग कर लिया श्रेयांश, मतलब उसमें से वेस्ट अलग कर लिया, फिर आ गया हार्ट में गिर गया, फिर गया, अब कहाँ गया? उसी में से एक पार्ट, वो तो लगातार मूव कर रहा है ना पूरे में। जरूरी नहीं कि वहाँ से होके वहाँ जाए, वैसा गिल वाला सिस्टम नहीं है, मछली टाइप। हाँ, लीवर में खाली ऑक्सीजनेटेड ब्लड यूरिन डीऑक्सीजनेटेड जाता है, CO2 भी 80% वेस्ट वो डिजोल्व फॉर्म में कार्बोनिक एसिड। जब लंग्स से आया जो ब्लड ऑक्सीजन लेकर के, उसे ऑक्सीजन उससे लीवर में चला गया, जब तक लीवर अपना काम करेगा, जब वहाँ से वो निकलेगा तब तक वो डीऑक्सीजनेटेड हो चुका होगा, उसी में CO2 डिजोल्व है। तुम ये ना सोचो कि सारा ब्लड ही लीवर में जा रहा है। जो 4.5 से 5 लीटर का कैपेसिटी हार्ट की बताई गई थी, 5.5 भी बताई गई थी वीडियो, तो उसमें से 1-1 लीटर सब जगह जा रहा है, पूरी बॉडी में हो रहा है, और सब लोग अपना अपना काम आ रहा है। अब जिसके पास जो आ जाता है, अच्छा तुम आ गए, लाओ तुम में से हटा, तुम आ गए, आता जाता ना उसमें, वही ब्लड इतनी तेज मूव कर रहा है कि आप ये समझिए कि सेकंड्स में, अब जो इतनी बात है, फिस्ट के आकार का हार्ट है, और वो भी 78 टाइम्स पर मिनट ऐसे से कर रहा है, तो हाउ मच ब्लड इज पम्प्ड बाई, तो वो पंपिंग जो भी होती है वो 200 लीटर का पंपिंग हो जाती है, तभी तो सब जगह वो मूव कर रहा है कि नहीं कर रहा। चलिए, तो ये नहीं सोचिए कि जो भी वहाँ से गया है तो वो डीऑक्सीजन है, CO2 है उसमें, लेकिन CO2 का रिमूवल भी जारी है, क्योंकि हम 2 घंटे में चले जाते हैं यूरिनेट करने, CO2 निकल रहा है, यहाँ से भी निकल रहा है, तो निकलता तो जाएगा ही ना, जो भी उसमें डिजॉल्व हो रहा है। तो एक संस्था उसके लिए काम कर रही है, यूरिन बनाने के लिए, यूरिन बनाने, और एक संस्था क्या काम कर रही है, सब चीज़ लीवर में नहीं जा रहा है, कुछ किडनी में भी जा रहा है, वहाँ फिल्टर भी हो रहा है, वहाँ अलग भी हो रहा है, समझ आ गया कि नहीं? लेकिन अल्टीमेटली सारा ब्लड जो जितना काम हुआ फिर से हार्ट में गिर जा रहा है, वो फिर से रेंडमली या द्रक्षया बिना चुनाव के फिर से भेज दे रहा है। कोई ये नहीं कि अच्छा तुम ये हो क्या, सब तो उसी में गिर रहा है, इसे भेज देगा। लेकिन ये बार बार आने जाने की प्रक्रिया इतनी सुचारू है, और जो हमारे अंदर हर सेकंड का फिल्ट्रेशन सिस्टम है। घर में तो तुम्हारे एक दिन में कचड़े वाला आता है, या तो तुम जब मर्जी चाहो कुंडी खोलो यूरिनेट करो, ऐसी सुविधा और कहाँ? समझ आ गई बात कि नहीं? जिसका किडनी बेकार है वो 1 हफ्ते तक यूरिन लिए घूमता है बॉडी में, कितनी मुश्किल बात है। जाता है जहाँ पे करवाने 700 रुपये लगता है, 4.5 घंटा वो लोग यूरिन बनाते हैं, जिसको डायलिसिस कहते हैं। तो जिसने किडनी खराब कर ली, किडनी क्यों खराब कर ली? खुद मेडिकेशन करके, अरे ये हो गया चलो PCM खा लें, ये सबसे हानिकारक है।
पानी कम पी करके। और ये जो केन्ड ड्रिंक और फूड, जंक फूड का भी, इसी से किडनी खराब हो गई। हमारे भाई की किडनी 90% खराब हो गई थी, तो मदर ने एक दी है, वो भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, तो उसकी भी बड़ी स्थिति खराब थी, डायलिसिस के लिए जाता था, चलता था, चक्कर आ जाता था। और उसने किया क्या, उसने बाहर के तले हुए, अगर आपने बाहर का जो एक बार का रिसाइकल्ड तेल है ना, उसी तेल में दूसरी चीज़ तल ली गई है। वैसे समोसे वाले उसी तेल में तो 10-15 बार तलते हैं, वो तेल बहुत हानिकारक है। जिस एक तेल में अगर घर में भी कुछ सामान तला गया है, अगर फिर से ठंडा होने के बाद फिर गर्म किया जाए, समझो ये तुम्हारी किडनी के लिए एक चैलेंज है, बहुत बड़ा चैलेंज। इसीलिए जो बाहर का टेम्परेचर है जिसपे तेल तला जाता है, वो 450 डिग्री तक तेल गर्म हो जाता है। और जो आजकल वो आते हैं ना, जो गर्म करने वाले, अलग से नहीं होता है, जिसे मैकडॉनल्ड में गर्म करता है, उसमें टेम्परेचर रेंज दी रहती है 190 डिग्री सेल्सियस। 190 से ऊपर चला गया तेल, समझो वो किडनी के लिए खतरा है। हम लोग भी घर में ऐसे ही करते हैं, कौन देखता है, लेकिन फिर भी एक तेल को अगर कई बार यूज़ किया जाए तो वो किडनी के लिए खतरनाक है। और किडनी तो आजकल लेने पे सरकारी बहुत काम है, तुम्हारा भाई लगता है कि क्या लगता है, किसी और से ले भी नहीं सकते। तो इट कन्वर्ट्स, अभी हम लोग बात कर रहे हैं कि ये तो लीवर ने कर दिया, अब हम आगे की बात करेंगे कि इतना तो तुम्हारी जानकारी के लिए बता दिया गया है, तो तुम्हें अभी तक सिर्फ इतना ही लिखना है कि एक्सक्रीटरी सिस्टम हैज, क्या क्या रहेगा बताइए, एक्सक्रीटरी सिस्टम हैज ए पेयर ऑफ किडनी। सबसे पहले क्या चीज होगी उसमें, पेयर ऑफ किडनी होगी, उसके बाद 2 यूरेटर होगा। ये क्या चीज होगी बोलिए, 2, इसमें से यूरिन बन के जाएगा, फिर यहाँ पे इकट्ठा होगा, और दिस इज द ओपनिंग थ्रू विच यूरिन पासेज आउट, यूरेथ्रा। समझ में आ गई बात कि नहीं। तो ये दैट इज ए पेयर ऑफ किडनी, सिर्फ इतना ही इसमें काम का है, इससे अलावा कोई काम नहीं चाहिए। दैट इज एक्सक्रीटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ए पेयर ऑफ फिल्टरिंग यूनिट। किडनी क्या है, फिल्टरिंग यूनिट। इट इज ब्राउन इन कलर एंड इट्स शेप इज लाइक स्पूनफुल, सही है, इसी के आकार का होगा। ये जो पेयर ऑफ किडनी किस आकार की होगी, ऐसे बीन के शेप की है, साइज स्पूनफुल, और आकार कैसा होगा अमन, बीन के साइज का, सही है। और 2 यूरेटर इसमें भी दिख रहे होंगे, जिसमें से यूरिन कलेक्ट हो रहा होगा, और एक इसमें थैली है, यानी मस्कुलर बॉडी, जिसमें ब्लड कलेक्ट हो जाता होगा, ठीक है। तो इस चीज़ को देखें। अब लेट अस अंडरस्टैंड द एक्सक्रीटरी सिस्टम। So देखिए, हमारी बॉडी में ये एक्सक्रीटरी सिस्टम कैसे दिखेगा। The excretory system or the kidney is situated in renal part, इस रीजन में सिचुएटेड है। और रीनल पार्ट कहाँ है, पेल्विक बोन, कूल्हे की हड्डी जिसपे हम लोग बैठते हैं, वो कूल्हा, ठीक है कि नहीं। तो दैट इज, इसमें यहाँ पे पीछे 2 छोटी छोटी, तो कभी अगर कहीं तुम जाओ किसी के इलाज के लिए, यहाँ चीरा लगा है, तो समझो डॉक्टर ने एक किडनी मार ली है। दिल्ली में बहुत मारी जाती है। अच्छा इलाज कराना है, बेहोश करेगा, इंजेक्शन लगाएगा, और लेज़र से निकाल के ऐसा सिल देगा कि पता भी नहीं चलेगा। 4-5, अरे ये तो यहाँ तो दाग है, डॉक्टर निकाल लेके और 2.5-3 लाख बेच देता है ना। अब देखिए, दिस इज, ये हमारा पेल्विक रीजन है, और इसमें 2 ग्रीन शेप्ड किडनी है। थोड़ा समझिए, फिर वीडियो से बाकी चीज़ें समझेंगे। 2 ग्रीन शेप्ड किडनी। अच्छा, ये रीजन कौन सा है जहाँ पे किडनी है, रीनल रीजन। और इस वजह से इसमें भी प्रेशर के साथ ब्लड आ रहा है। क्या वो सीधा आ रहा है हार्ट से, तो बोलो हाँ। हार्ट से हमने बताया ना, कई आर्टरी निकलती हैं, एक ही आर्टरी से 4-5 ब्रांच हो जाती है, वो सब आर्टरी कहलाती है। और बटेंगी तो आर्टीरियोल, और बटेंगी तो कैपिटल, ठीक है। तो एक रीनल आर्टरी हार्ट से आ रही है, वो इसमें भी प्रेशर के साथ ब्लड डाल रही है। अगर तुम खुद ही सोचो कि प्रेशर के साथ अगर चाय की छन्नी में चाय डाली जाए तब छनेगी, कि धीरे धीरे डालोगे तब। प्रेशर के साथ, प्रेशर पड़ना चाहिए ना। कई बार तो हम लोग हाथ से भी दबाते हैं चाय की छन जाए, तो प्रेशर जरूरी है कि नहीं है।
तो अब इसमें कैसा ब्लड आया? अगर रीनल आर्टरी से ताशी आ रहा है तो क्या ये ब्लड ऑक्सीजनेटेड है कि डीऑक्सीजनेटेड? बोलो। ये बहुत अच्छा बताने, कहीं सर आर्टरी से आ रहा है फिर भी पूछ रहे हो, अब तो मैं गलत जवाब दूंगी। ये चीज होती है, इंटेलिजेंट बच्चों का आपको देखेंगे अलग ही जलवा होता है, बहुत बड़ी बात नहीं। आर्टरी से आ रहा है तो हार्ट से आ ही रहा है, तो वो कैसा ब्लड आ रहा होगा? या फिर इन्होंने बुक में देख लिया हो कि रेड कलर का बना है रीनल आर्टरी, तो दो इंटेलिजेंसी दूसरे में, अरे सर यहाँ तो आर्टरी से आ रहा है रेड कलर है बात की नहीं, फिर भी सर पूछ रहे हैं। तो देखिए ये ब्लड इसमें से आया और कहाँ गया? इसमें ऐसे चला गया, और इसका नाम क्या है? दैट इज रीनल आर्टरी। बुक में रेड कलर बना कि नहीं? रीनल आर्टरी में क्या दिखाना है? ऐसे रीनल नहीं दिखाना इसमें, लेफ्ट रीनल वेन दिखा तो है। तो दो तरीके की किडनी है, ठीक है? जो लेफ्ट में है उसे राइट किडनी कहिए, और राइट में लेफ्ट, ऐसा ही तो होता है। क्योंकि जब हम खड़े होंगे तो ऐसे खड़े हो जाएंगे, ये चीज क्या हो जाएगी? लेफ्ट, ये चीज राइट, ये राइट किडनी ऐसे देखने को उल्टा जाएगा। तो दिस इज राइट किडनी, उसमें भी तो राइट एंट्री का देखा था किडनी, ये लेफ्ट किडनी, इसमें ब्लड गया, सही है। अब जब इसके अंदर ब्लड गया तो इसके अंदर बहुत काम होगा, फिल्टर होगा, ना जाने क्या क्या होगा, तो फिल्टर होगा, साथ में ब्लड क्या वापस भी आ जाएगा। तो जो यहाँ से ब्लड वापस आया तो एक और देखो मैं ब्रांच बना रहा हूँ, ये शिव शर्मा, एक ऐसी मैंने इसमें एक और ब्रांच बना दी है, तो उसमें से भी क्या एक ब्रांच इधर आएगी और एक इधर चली जाएगी क्या? तो ये ब्रांच एक इधर आ गई और एक ब्रांच उधर चली गई, इसमें चली गई। तो इसमें ब्लड गया और अंदर घूम घूम के जब यहाँ आएगा तब इस ब्लड का क्या हाल हुआ होगा? क्या अभी तक वो अपनी ऑक्सीजन खो चुका है? भैया किडनी के अंदर गया तो जरूर उसकी ऑक्सीजन यूज हो जाएगी, किसी भी ऑर्गन के साथ जाएगा। तो ये जो ब्लड वापस आ रहा है ना, दिस ब्लड इज ऑफ व्हाट नेचर? अब ये इसमें वापस आ गया, अब ये वेन में आ गया, तो बताइए कि जो वेन में यहाँ से भी आ गया होगा घूम के, देखो घुमा हुआ दिखाया है, काम अंदर हुआ, फिल्टर हुआ, तो वापस भी तो आएगा ना घूम के। तो जो घूम के आया है अंकुर, उस ब्लड का क्या नेचर है? मतलब वो प्योर ब्लड है कि डीऑक्सीजनेटेड है कि इम्प्योर है और ऑक्सीजनेटेड है जो वापस आया? प्योर है कि इम्प्योर है? क्योंकि प्योर हो गया, और इसमें से इम्प्योरिटीज कहाँ गई? जो इसकी इम्प्योरिटीज है वो यूरेटर के थ्रू, इन्हीं में से भी देखो यूरेटर दिखाया, फिर से समझिए यहाँ पर, ये देखो ब्लड रेड वाली के थ्रू इसमें भी गया, इसमें भी गया, ये देखो जा रहा है, गया अंदर, सारा काम हुआ, लौटा किसमें से? रीनल वेन। रीनल वेन जाके मिलेगी वेना कावा में, और यहाँ से एनआरबी शुरू हो गई है, नॉन रिटर्न और तो यहाँ चली जाएगी। चूंकि ये रीनल रीजन में है इसलिए इसे रीनल आर्टरी कहा जाए, और इस वेन को क्या कहा जाए? किसमें ब्लड जो है टॉक्सिक बह रहा है और किसमें रिफाइंड है? आर्टरी में जहरीला ब्लड किसमें है और रिफाइंड, नाइट्रोजीनियस ब्लड किसमें है? आर्टरी में, और जो फ्री फ्रॉम टॉक्सिक सब्सटेंस किसमें है? लेकिन यद्यपि वो फ्री फ्रॉम टॉक्सिक है तब भी वो डीऑक्सीजनेटेड है, क्योंकि ऑक्सीजन तो हर ऑर्गन लेगा ना, नहीं लेगा, नहीं समझेगा ना। चलो, तो अब यहाँ जो ब्लड आया, क्या आप मुझे बताएंगे सुजैन ये कौन सा ऑर्गन? रीनल आर्टरी, रीनल आर्टरी, और ये कौन सा है? रीनल वेन। तो जो इस किडनी ने, पेयर ऑफ किडनी ने इसमें नाइट्रोजीनियस वेस्ट निकाला, क्या वो एक दो पतली पतली ट्यूब्यूल के द्वारा, जिन्हें यूरेटर कहा जाता है? भाई जब तुम किसी चीज में से कुछ फिल्टर करोगे तो वेस्ट भी तो निकलेगा कि नहीं निकलेगा? ब्लड को तुमने प्योरीफाई करके भेज दिया, ऑक्सीजन ले लेगा वो, जा करके लंग से ले ही लेगा ना,
प्योरीफाई भी तो बहुत बड़ी बात होती है। अब लेकिन इसमें से जो चीज़ निकली वो येलो कलर की ट्रांसपेरेंट लिक्विड है, उसका क्या नाम कहा जाए? इसमें जो येलो कलर का फ्लो कर रहा है ये क्या है? यही तो यूरिन है। तो ये यूरिन अब कहाँ इकट्ठा हो जाएगा? नाउ इट विल गेट कलेक्टर इट इन ए मस्कुलर बैग। ये एक मस्कुलर बैग जिसे क्या कहेंगे? यूरिनरी ब्लैडर। तो ये यूरिनरी ब्लैडर है एंड दिस इज द ओपनिंग यूरेथ्रा। ठीक है, तो ये मस्कुलर बैग को क्या कहेंगे? जब मस्कुलर बैग में यूरिन धीरे धीरे इन यूरेटर्स के थ्रू कलेक्ट होता जाएगा, यूरेटर के थ्रू इसमें कलेक्ट हो जाएगा। व्हेन इट इज फिल्ड देन थ्रू नर्व्स, तब जब ये पूरा भर जाएगा तो क्या अपनी वाल्स पर एक प्रेशर एक्सर्ट करेगा, भर गया, और ये मैसेज किसके पास जाएगा? दैट इज यूरिनरी ब्लैडर। एक मस्कुलर बैग ही है, ठीक है। सो व्हेन यूरिन इज फिल्ड इन यूरिनरी ब्लैडर, तो उसकी वाल में प्रेशर आएगा। इट द मैसेज गोज टू ब्रेन। ब्रेन गिव्स अ कमांड टू स्फिंक्टर मसल। यहाँ भी एक स्फिंक्टर टू ओपन अप। स्फिंक्टर मसल ओपन्स एंड डिस्चार्ज द यूरिन, ठीक है, थ्रू यूरेथ्रा। तो यहाँ पर क्या होगा? दैट इज यूरेथ्रा। इतनी बात समझ आ गई? अब जरा देखिए इस चीज को हम लोग लिखते हैं, क्या होता होगा? When toxic blood containing nitrogenous waste enters into pair of kidney through, यहीं से स्ट्रक्चर और फंक्शन शुरू है। वो तो पहले तुमने ऐसे बता दिया थोड़ा सा। सो जब ये किससे जाता है बताओ? थ्रू। मैं कि किसके द्वारा जाता है बताइए? थ्रू रीनल आर्टरी ना, अंडर प्रेशर। रीनल आर्टरी तो प्रेशर मिलती, आर्टरी में हमेशा ब्लड प्रेशर के साथ। थ्रू रीनल आर्टरी अंडर प्रेशर, इस ये चला गया, ठीक है। जब इनके द्वारा नाइट्रोजीनियस वेस्ट लेके किडनी में गया, किसके अंदर गया बताइए? पेयर ऑफ किडनी। देन किडनी filters nitrogenous waste from it, इसमें से फिल्टर कर देती है। तो किडनी इज बीन शेप्ड, किडनी इज बीन शेप्ड, स्पून साइज्ड, स्पून sized located above pelvis bone। कहाँ पे रहती है? above pelvis bone, कूल्हे की हड्डी। ठीक है, pelvis bone के ऊपर रहती है एंड located at back side, बैक पर होती है। अब हम आगे की बात करें। जहां तक हमने बात करी भाई इसके अंदर आया, उसने रिमूव कर दिया, तो वास्तव में किडनी दिखती कैसी होगी? तो जरा इसको मैग्नीफाई करें ना। तो जो ये किडनी है ये बीन शेप्ड है और इसी में यहाँ से ये जो रेड ब्लड आ रहा था उसमें बहुत सारा यूरिया था, एक ब्रांच इसमें आ गई। अच्छा, इसमें क्या होगा कि किडनी में ऐसी किडनी दिखेगी, करीब करीब देखो चम्मच में रखे हैं, आँख से काम ये असली किडनी।
चम्मच पे रखो, स्पून है नीचे। ठीक है, तो ये ऐसी होगी। आप उंगलियों की आप उसमें देखिए, स्पून पे रखती है। तो अब इस किडनी में क्या होगा? नाउ लेट अस सी इट, इसके पार्ट्स के नाम देखे जाएं तो ओके, लेबल्ड डायग्राम ऑफ किडनी। तो अब इसमें देखिए कि जो किडनी है उसमें क्या क्या चीजें हैं। तो किडनी में ये जो पैड लाइक स्ट्रक्चर है, जो फ्लैश है, जिसमें फैट भरा हुआ है, उसे कॉर्टेक्स कहते हैं। कॉर्टेक्स का मतलब है ये बिल्कुल फैट है। जैसे बॉडी में फैट हो किसी के, और यहाँ ज़्यादा इतनी मोटे फैट है, उसके गुद्दा मार दो तो उसे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। किडनी पे कोई मार दे तो इसमें फैट होना चाहिए कि नहीं? नहीं तो फिल्टरिंग यूनिट तो ऐसे ही डैमेज हो जाए, नहीं? तो ये इसके चारों तरफ क्या आप इसमें कॉर्टेक्स देख रहे हैं, जो फैट लाइक है, कुशनिंग देता है। वो क्या देगा? जो पिंक कलर का है वो क्या देगा इसको? कुशनिंग। दिखाई पड़ रहा है ना? या यहाँ देख लो, बिना सेक्शन के ऐसा होगा, दिख रहा है ना? तो इट इज गिविंग कुशनिंग। तो चारों तरफ क्या दिखाया जा रहा है? बोलो, जो पिंक कलर का है वो कॉर्टेक्स है। कुशन का मतलब है कि उस पर अगर कुछ मारेगा भी कोई तो वो अपने अंदर मैकेनिकल जर्क को एब्जॉर्ब कर लेगा और किडनी की फिल्टरिंग यूनिट को नुकसान नहीं पहुंचाने देगा। और ना ये कॉर्टेक्स का क्या मतलब है? फिल्टरिंग यूनिट तो बहुत नाजुक होती ना, अच्छा फिल्टर ही फट जाए तो क्या होगा? तो ये कॉर्टेक्स है, पिंक कलर। रेड कलर वाला नहीं, पिंक कलर वाला क्या है? समझ आ गई? तो अब जरा देखो, और कुछ ट्रायंगुलर शेप भी दिख रहे हैं क्या आपको इसमें? ये सब ट्रायंगुलर दिख रहे हैं, 10-12 यूनिट भी तो दिख रही हैं। देखो कितनी दिख रही हैं, 1 2 3 4 5 6 तो दिख ही रही हैं। तो बताइए कॉर्टेक्स के अलावा उन्हें क्या कहते हैं? जो बीच में फिल्टरिंग यूनिट है, जो असल चीज है, वो मेड्यूला। ध्यान दीजिए, ऐसा इसमें भी दिखाया गया। तो आप इसमें सब चीज़ों के नाम दिए हैं। जब आप किडनी लोगे तो हर एक जगह 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लिखा, ये नाम पूरे दिए, वो भी आपको देंगे, देख लेना। तो इसमें पता चल जाएगा मेड्यूला क्या है, ये सब दिया है कि नहीं? इसमें नंबर देखो, हम लिखा भी रहे हैं, तो आप देख के पीछे दे दीजिए, पता चल जाएगा। तो किसी को देखना होगा, अदरवाइज हम लिखा रहे हैं। चल, तो यहाँ से जब ये आया तो ये सब ट्रायंगुलर रीजन अंकुर क्या है बताओ जरा? These are what these are called? मेड्यूला। और मेड्यूला के बीच में जो उसे कुशन कर रहा है, अब ये क्या है? ये सब जगह अलग अलग जगह ये ब्लड जाएगा, तो सभी फिल्टरिंग यूनिट में चला जाएगा ब्लड, और ये बाहर से आया ब्लड। बोलो बात समझ आ गई? सब जगह गया कि नहीं आने वाला रेड ब्लड? ये रेड ब्लड आया, सब जगह चला गया। और इनके अंदर दीज आर वेरियस फिल्टरिंग यूनिट, इन सबको क्या कहा गया? मेड्यूला। दीज आर मेड्यूला, ऐसे मेड्यूला। अच्छा, अब जरा देखो, इसको मैंने क्या कहा बताइए? कॉर्टेक्स। और इसे क्या कहा? इस वाले मेड्यूला एक फिल्टरिंग यूनिट है, ठीक है? तो अलग से किडनी का डायग्राम भी और उसका स्ट्रक्चर, ये चीज 4 नंबर की अलग से आती है, ये 4 नंबर का अलग से आता है। इस पर 4 नंबर के 3 क्वेश्चन है। फिर अभी इसके अंदर क्या है? नेफ्रॉन, उसका 4 नंबर का अलग क्वेश्चन, 3 अलग अलग चीजें। तुमने किडनी देखा है बीन शेप्ड है,
इसमें क्या होगा, इनसाइड किडनी अगर इसका सेक्शन किया जाए, बीच से कट किया जाए, तो इसमें बहुत सारे मेड्यूला होंगे और उनके बीच में क्या होगा बोलो, बीच में क्या होगा, कॉर्टेक्स पिंक कलर का ना। अब इसके अंदर जब ब्लड जाएगा तो इसके अंदर की क्या चीज है वो जरा देखो, ऐसा मून शेप्ड है, क्या चीज होगी ध्यान दीजिए, एक मून शेप्ड ऐसा होगा, ब्लड इसमें गिरेगा, आके किसमें गिरेगा, ब्लड आएगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है लेकिन उसमें बहुत सारा वेस्ट सब्सटेंस है ना, तो वेस्ट सब्सटेंस किसमें गिरेगा बोलो, दैट इज बोमैन्स कैप्सूल, किसमें गिरेगा, और सब कुछ इसको दे देगा, ध्यान दीजिएगा, इसके अंदर ब्लड गिरेगा, इसी में वेस्ट ही नहीं निकालेगा, कहेगा ये लो वेस्ट, ये लो मेरा ग्लूकोज, अच्छी चीज भी दे रहा है, ये मेरे सॉल्ट लो, ये वाटर लो, सब दे देगा। क्या करेगा ये, अब छानेगा, इसमें से क्या करेगा बताइए, सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन, यहाँ पर देने के बाद इसमें से ये एक तरीके की फिल्टरिंग यूनिट है, तो फिल्टरिंग होगी और फिल्टरिंग के बाद ये ऐसे घूम जाएगा, इस चीज को नेफ्रॉन कहते हैं। ये जो मैं बना रहा हूँ ये पूरी यूनिट क्या कहलाएगी, ऐसा इसमें एक नहीं होगा, ऐसा इसमें 10 लाख होंगे, मैं एक दिखा रहा हूँ, एक का मतलब एक ना समझे, हर एक मेड्यूला के अंदर कितने नेफ्रॉन होंगे, 10 लाख, तो दैट इज ये है नेफ्रॉन, फिल्टरिंग यूनिट, असली चीज यही है। क्या तुम समझते हो कि हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम की असली साइट ऑफ वो कौन सी है, एक्सचेंज, एल्वियोली, इसी तरीके से असली एब्जॉर्प्शन यूनिट विली है, इसी तरह से इसकी असली यूनिट जहाँ पर फिल्टर हो रहा है क्या वो नेफ्रॉन। तो अब नेफ्रॉन में यहाँ से सब कुछ गिरा दिया, अब गिराने के बाद क्या किया होगा बोलो, यहाँ पर फिर इसमें से अब क्या हुआ होगा, ये सब अब हम देखें, तो ये तुम समझो ये नेफ्रॉन है, ज़्यादा यहाँ नहीं देखो, इसको फिर से बड़ा करेंगे, तो इस चीज़ को मैंने क्या कहा बोलो, नेफ्रॉन। अब नेफ्रॉन को देखो क्या हुआ होगा, सो नेफ्रॉन में देयर इज, क्या तुम्हारे बुक के अगले पेज में या इस चैप्टर के अंतिम पेज में कुछ इस तरीके की यूनिट बनी है, ऐसी, ऐसा बना है पेज पे डायग्राम, तो यहाँ से एक रीनल आर्टरी आई, अब बुक में जिस जहाँ से आ रही वैसे ही हम भी दिखाएंगे, लेफ्ट से आएगी तो लेफ्ट से, जिसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई बात नहीं, उन्होंने ऐसी टेढ़ी दिक्कत है तो टेढ़ी हम बना देंगे, कोई ऐसी चीज़ नहीं। चलो देखो कि देखो यहाँ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ गया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आकर के इसके अंदर ये बहुत सारी जैसे कैपिलरीज होते हैं ना, इसमें ब्रांचेस हो गई, अब ब्रांचेस हो गई तो ये फैलने लगा, तो ऐसे ही यहाँ पर ब्रांचेस हो गई, ये ब्लड फैलने लग गया, ब्रांचेस, तो ये ब्लड ऐसे अंदर अंदर, फिर ये क्या हो रहा है बताइए, ब्लड इसके अंदर आया और धीरे धीरे क्या हुआ, बाहर निकल गया, ये इसके बड़े बड़े छेद हैं, ये कैपिलरी जैसा नहीं है लेकिन थोड़ा मिलता जुलता है, जैसे एक कोई आर्टरी आए और उसमें बहुत बड़े बड़े पोर्स हो जाए, कई भागों में बढ़ जाए, फिर से एक बंच से एक सिंगल होकर निकल जाए, तो कैपिलरी ना होकर के बस इसमें क्या है, कई तरीके का बंच बन गया, कई ग्रुप में डिवाइड हुई, वो डायग्राम में देखेंगे, तो फाइनल हो गई, क्या जो आर्टरी से क्या हुई बताइए, इसको कहते हैं कि गुच्छा, ग्लोमेरुलस, क्या कहेंगे, ग्लोमेरुलस, जो बुक में आप देख लो ग्लोमेरुलस, तो ये चीज क्या है, पहले देखो रीनल आर्टरी, रीनल आर्टरी से ताशी क्या आया होगा यहाँ पर बताइए, क्या यहाँ से टॉक्सिक ब्लड आया होगा, और टॉक्सिक ब्लड से ये किसमें गिरा, ग्लोमेरुलस, इट इज बंच ऑफ कैपिलरीज, ये कैसा है, उलझी हुई कैपिलरीज है, कुछ साफ साफ नहीं, एक साथ गुच्छा है पूरा, वो उसी के अंदर रखा हुआ है, ठीक है, तो इट इज बंच ऑफ कैपिलरीज, और फिर यहाँ से निकल गया, जब ये ब्लड यहाँ से निकला तो इसके पास दिव्या क्या क्या बचा होगा, क्या ग्लूकोज बचा होगा, कुछ नहीं बचा, इसने सब दे दिया, सिर्फ इसके पास अब बच रहा है आरबीसी, इसके पास बच रहा है डब्ल्यूबीसी, इसके पास क्या बच रहा है, प्लेटलेट्स और प्लाज्मा, प्लाज्मा विच इज फ्री फ्रॉम न्यूट्रिएंट्स, इसमें कोई भी पोषक तत्व भी नहीं है। अब ये क्या करेगा,
इस चीज को कहते हैं बोमेन्स कैप्सूल। बोमेन्स, तो ये बोमेन्स कैप्सूल है, किसी साइंटिस्ट के नाम पर होगा, जो भी हो, ठीक है, ये बोमेन है। ओके, अब यहाँ से ये निकला है, अभी देख लेंगे नेट में बोमेन का क्या मतलब है। चलिए, बोवाइन होता है, देखो बोवाइन भी ऐसा होता है। बोवाइन तो जानते हो ना, बोवाइन उर्साइन जानते हो, केनाइन, फीलाइन, मैस्कुलाइन, फेमिनाइन, ये सब तो जानते हो कि नहीं? ये सब है। तो बोवाइन का मतलब गाय जैसा, कैसा बताइए? गाय जैसा। उर्साइन भालू जैसा सर ऐसे बाल करके निकले, फीलाइन बिल्ली जैसा चला, ऐसे अलग अलग होते हैं। तो अब इसमें गाय के खुर जैसा ही नहीं दिख रहा है क्या? गाय का पैर देखा है ऐसे ऐसे, तो क्या ये इस तरीके से जैसे गाय का खुर होता है यू टाइप, तो ऐसे दिख रहा होगा? हो सकता है इसकी एटिमोलॉजी जो शब्द विन्यास है वहीं से लिया गया, लेकिन अब ये नेट से पता चलेगा, क्योंकि वो क्यों लगा दिया, क्या ये गाय के खुर जैसा है? हो सकता है लिया गया, अभी हम एंटीसिपेट कर रहे हैं, हमको मालूम नहीं है, लेकिन दिखने में तो ऐसा ही लग रहा है ना, गाय के खुर जैसा। और तुम्हें बोमैन ये भी मालूम है कि कभी कभी जब नदी बहती है तो अपनी मूल धारा छोड़ के ऐसे बहने लगती है, और फिर कभी कभी फिर से ये नदी क्या होती है, इसी में आ जाएगी, तो यहाँ थोड़ा पानी रह जाता है और यहाँ पर फिर से मिट्टी जम जाती है। तो ये जो चीज़ है, ये गाय का खुर नहीं कहलाता है। नदी जब अपनी धारा छोड़ देती, तो वहाँ जब उसे बोमैन कहते हैं, तो हो सकता है यहाँ पर भी कह रहे हो, ज्योग्राफी में तो वही कह रहे थे कि नहीं? तो अब हम वो देखेंगे, लेकिन फिर भी तुम ये जान लो, इसको कहते हैं ग्लोमेरुलस। ये जो बंच ऑफ कैपिलरीज, उसे क्या कहेंगे? और जिसमें इन्होंने सब कुछ डाल दिया, इसको कहते हैं कंप्लीट सबमिशन, विशुद्ध समर्पण, सब चीज हैंड ओवर कर दी, कंप्लीट हैंड ओवर। दैट इज बोमैन्स कैप्सूल। बोमैन्स का दो है ना, एक है बोमैन्स कैप्सूल। तो जब इसने सब चीज इसमें हैंड ओवर कर, ये इसके अंदर है, ध्यान देना, ठीक है? अब ये जो ब्लड है, इसके चारों तरफ ऐसे ही है, ये देखो। बताओ, इसने जब सब कुछ इसके अंदर दे दिया, तो ये वाली जो वापस आई, अब इसके पास कुछ नहीं है, इसके पास में आएगी और कहेगी अब मुझे एब्जॉर्ब करना है, जो मेरे मन का होगा वो लेंगे। यूरिया उरिया तुम ले जाओ, इसको कहते हैं सेलेक्टिव एब्जॉर्प्शन। कहेगी अच्छा आप ग्लूकोज मुझे दे दो, सब पहले दे दिया, अब कहेंगे ठीक है ग्लूकोज हम ले लेते हैं, ओके ओके, नाउ वी विल टेक फ्यू साल्ट्स, अच्छा थोड़ा वाटर भी चाहिए, वहाँ आगे जाएंगे। तो ये इसको कहते हैं क्या? सब नहीं लेगी, दे सब कुछ दिया, लेकिन जो ले लेगी, लेने के बाद ये जब ले लेगी ना, फिर ये चली जाएगी, इसका काम खत्म, कहेगी अब मैं चली वेन की ओर, मेरा काम हो गया, मैं तो फिल्टर हो गई। और जो इसने नहीं लिया वो यूरिन कहलाएगा, जो ले लिया तब तक तो ठीक, और जब न ले, जो इसने नहीं ऑब्जर्व किया, वो सब यूरिन है, वो बॉडी से बाहर जाएगा, ठीक है? तो अब इसके बाद जरा देखो, ये ऐसे इसके चारों तरफ क्या होगा, ऐसे लिपट जाएगी, इसको कहते हैं लूप ऑफ हेनले। दिस इज लूप ऑफ हेनले। लूप ऑफ हेनले के ऊपर देखो उसको कैसे लिपटता हुआ दिखाया गया। नाउ दिस ब्लड, देखिए ऐसे ये लूप है, तो लूप में ये कैसे कर रहा है, जरा इसको देखें आप, ये इस पर लिपट गया और लिपट के ये रैप होने लगेगा, ऐसे रैप हुआ, दैट रैप्स अराउंड इट, ठीक है? फिर ऐसे रैपिंग होगा, दिस इज ए काइंड ऑफ रैपिंग, सो इट रैप्स अराउंड इट। और फिर निकल जाएगी। देखो सिर्फ इतना ही नहीं, ये आपस में भी कनेक्टेड है, बीच बीच में इसमें से कनेक्टेड होंगी, कहीं कहीं से इसमें से निकली हुई होंगी, और कोई ये कनेक्ट कर रहा होगा, कोई ये, तो आपस में कनेक्टेड है, जाल है, इनके चारों तरफ ये जाल बना हुआ है। यहाँ से जो ब्लड निकला है अभी भी, क्या वो ऑक्सीजनेटेड है? बुक का कलर देखो, लूप ऑफ हेनले से निकलने के बाद भी क्या उसमें रेड कलर है? एरो के निशान से जरा देखना, और दिखाई पड़ा? कुछ नोटिस किया?
बस वो बुक में जरा ऐसे बना हुआ है बोमेन कैप्सूल, मैंने सीधा कर दिया। वो तो कहीं पे भी हो सकता है, मिलियन से लाखों हैं, सीधा कर दो सिंपल बनाने के लिए। इसमें से ब्लड कैसा आया बताओ? रेड आया। अब कैपिलरी से निकल गया तो समझो क्या उसका प्रेशर खत्म, कैपिलरी के बाद थोड़ी ना प्रेशर हो जाएगा, लेकिन अभी भी ये रेड है, यहाँ तक रेड है, लेकिन धीरे धीरे तो इसकी ऑक्सीजन ये किडनी ले ही लेगी ना। ऑक्सीजन की जरूरत तो सबको है ना, हर ऑर्गन को है, इसे भी तो इतना सारा काम करना है। धीरे धीरे इसने बोमेन्स कैप्सूल में क्या क्या डाल दिया बताओ, और क्या क्या चीजें हम इसमें से उतर रहे हैं। धीरे धीरे से इसमें से कुछ कुछ रिस रहा है। यही है छन्नी, जिसमें स्टेनर की बात कर रहा था। चाय की छन्नी होती टी स्टेनर, ये भी तो छन्नी ही है। तो छन्नी से निकल गया, और जब ये इसमें गिरने लगा तो ये जो गिरा है, इन सब चीजों में क्या क्या होगा बताइए? इट कंटेन्स ग्लूकोज, यूरिया, सॉल्ट, वाटर। समझ आ गई बात? लेकिन ये सब कुछ नहीं लेगी, थोड़ा वाटर पूरा ले लेगी तो फिर यूरिन क्या करेंगे? फिर तो हम लोग फिर चिड़िया की तरह बीट करने लगेंगे यूरिक एसिड। वो उनका यूरिन एसिड मिल गया, अब वो यूरिक एसिड करते हैं। समझ आया कि नहीं? उनका अलग से यूरिन का कोई सिस्टम नहीं है, वो बीटिंग सिस्टम। अब तुम्हें समझ में आया? तो इसमें से जो निकल गया ये सब है, अ पार्ट ऑफ इट विच इज नेसेसरी फॉर ब्लड इज रीएब्सॉर्ब। कहाँ पर रीएब्सॉर्ब होगा? लूप ऑफ हैंडले, यही तो है लूप ऑफ हैंडले। इसी में ये आते समय लिपट गए कि नहीं अब हमें कुछ और दो, हम ले भी तो जाएंगे, बिना ग्लूकोज के कैसे रहेंगे, अभी और जगह भी जाना है। तब तक ये जो ब्लड रीएब्सॉर्ब हो गया, ये अब तक का डीऑक्सीजनेटेड हो गया। ब्लड का कलर देखो अपनी बुक में, लूप ऑफ हैंडले। तो ये कैसा हो गया बताओ? डीऑक्सीजनेटेड हो गया। और ये अब क्या हो गया अमन? ये क्या चीज हो गई? ये तो रीनल आर्टरी, ये भी कुछ हुई क्या? रीनल वेन। इसका मतलब अब ये रीनल वेन अब ये वापस चली जाएगी, इसका खेल खत्म। तो ये क्या हुई बताइए? रीनल वेन से जा रही है। तो क्या हर एक के पास जो ब्लड आया वो रेड था? तो ये जो ब्लड आया ये कैसा था? रेड। इन सब के पास रेड गया, यहाँ भी रेड गया, यहाँ भी रेड गया। क्या इन्हीं मेड्यूला से मिलियंस ऑफ वेन्यूल्स निकलेंगे? मिलियंस ऑफ क्या निकलेंगे? और वही मिलके वेन बन जाएंगे, और वेन बन के निकल जाएंगे। तो इनमें हमें अब एक और बना देना चाहिए, ये जाने वाला ब्लड और ये आने वाला ब्लड। तो सभी में से आएगा, यहाँ से भी आएगा। अब बहुत सारे तो नहीं बनाए जा सकते, नहीं तो फिगर जो है अपना वो बेसिक नेचर खो देगा। चलिए कोई बात नहीं। तो मैंने ये दिखाया, अब इनमें से ब्लड वापस आ रहा है, और ये जो आने वाला ब्लड है क्या ये ऐसे वापस आ रहा है? और अब इसे प्योरीफाई हो चुका है। देखो सब में से निकाल दो, तो इसमें से भी आया, ये प्योरीफाई हो गया। और ये सब मिल गए, अब कहाँ से निकलेंगे? यहाँ से निकाल दो। और ये जो निकलेंगे बोलो वो कौन सा ब्लड होगा? दैट इज जाने वाला ब्लड। अब ये सीधा कहाँ चला जाएगा? हार्ट में चला जाएगा। ये तो यहाँ एक ब्रांच इधर जाती हुई बनाई, और एक ब्रांच इधर भी तो जाएगी। इसी तरीके से एक ब्रांच इधर गई तो एक ऐसे दिखा दो। ठीक है, सही है? हाँ, नेफ्रॉन को देखते हैं, ऑलरेडी बता रहे। ये ब्लड चला गया, और ब्लड चला गया, अब ये कहाँ जाएगा बताओ? नॉन रिटर्न वॉल्व से ये सब कहाँ चला जाने वाला है? दैट इज रीनल। और ये क्या है? रीनल। इतना समझ आ गया? ठीक है, कुछ चीजें देखें फिर मैं आपको बताऊंगा। तो कहाँ तक की बात हमने कर ली? ठीक है, इस डायग्राम को बनाओ तब तक। लूप ऑफ हैंडले है, और ये जो गया ये रीनल। कुछ चीजें बनाइए।
क्या क्या दिखाया गया है, मेड्यूला है, जिसमें ये रहता है उसे कैप्सूल कहा गया है। किडनी को क्या कहा गया है, कैप्सूल। बाकी कोई ज़्यादा मतलब का नहीं है, तुम्हें मेड्यूला और कॉर्टेक्स समझना है बस, तुम्हें दो ही चीज़ समझनी है। मैंने कॉर्टेक्स लिख दिया और मेड्यूला, बाकी ये तो एपिथेलियल टिश्यू जैसा पैकिंग है, कुछ और नहीं समझना, दो ही चीज़, ठीक है। ओके, नाउ ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम एनिमेशन। ना ठीक है, विद इन किडनी देखो, विद इन किडनी पिरामिड शेप 6 to 7 मेड्यूला आर प्रेजेंट। यहाँ 5 बनाया लेकिन ये सब मेड्यूला है, 6 to 7 है, जो कि किससे कवर्ड है, इसके चारों तरफ कॉर्टेक्स है, कॉर्टेक्स से कवर्ड है। विद इन मेड्यूला देयर आर मिलियंस ऑफ फिल्टरिंग यूनिट कॉल्ड, अब जरा देखिए, व्हेन ए ब्रांच ऑफ रीनल आर्टरी enters into, अब नेफ्रॉन के बारे में सोचो। नेफ्रॉन, द पार्ट ऑफ नेफ्रॉन, नेफ्रॉन कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स। कौन कौन से, एक बोमेन कैप्सूल और उसके अंदर जो गया गुच्छा ग्लोमेरुलस, ठीक है। तो एक क्या चीज बताइए, बोमेन्स कैप्सूल, और दूसरा क्या है, देखो ग्लोमेरुलस, सही है। तो नेफ्रॉन कंसिस्ट ऑफ, नेफ्रॉन कंसिस्ट ऑफ क्या क्या चीजें होंगी, जरा देखें। तो ये तो करीब करीब ऐसा होगा, ये दिख रहा है वीडियो में, जब भी नहीं दिख रहा कोई बात नहीं। ओके, ये देखिए नेफ्रॉन में क्या क्या चीज है। नेफ्रॉन में ये देखो कि सबसे पहले ब्लड आया, ब्लड कहाँ से आया, ब्लड आया है दैट इज डर्टी ब्लड, वो किस में गिरा, ये बोमेन्स कैप्सूल में गिरा, और इसमें से क्या क्या रिलीज हो गया, ग्लूकोज, नाइट्रोजीनियस वेस्ट, सारा सब रिलीज हो गया, वो इससे जाने लगा लूप ऑफ एंडले से, और लूप ऑफ एंडले में गया तो क्या वो जो निकल के आई उसकी एक ब्रांच वो इसी में लिपट गई। जरूरी नहीं है कि आप ऐसे बनाओ जैसे हमने बनाया है, तुम सिंपली लिपटते हुए भी बना सकते हो, नहीं ऐसे ही बना दो, बस उसमें से उसको लेना ही तो है। तो ऐसे बता दिया रैप हो गया, और रैप होने के बाद अब वो अपना चली गई, ऑक्सीजन उसने खो दिया, और जो भी चीज उसने ले ली, ये कहाँ गई लेने के बाद, बताओ, लिपट लिपट के कहाँ चली गई, ये क्लीन ब्लड है क्या, ठीक है, कैसा ब्लड हो गया बताओ, जैसे इसमें लिपट गया, लिपट के इसने इससे जो जो जरूरी चीजें, पानी है, सॉल्ट है, नाइट्रोजीनियस वेस्ट छोड़ दिया, यूरिया छोड़ दिया, फिर ये इसमें से निकल के कहाँ गया बताओ, लिपटते लिपटते ये निकला है कि नहीं। अच्छा, ये जो लूप ऑफ एंडले उसकी भी जरा डायरेक्शन देखो, क्या ये यहाँ आ गया, जब ये इससे बाहर निकला, जब ब्लड ने इसका साथ छोड़ दिया, यहाँ इसे यूरिन कहना, उसके पहले ना कह देना, यानी अब इसमें से अब और कुछ नहीं लिया जाना है ना। और ये जो ट्यूब आई है ये दूर है, जो बोमेन कैप्सूल के पास है, देखो ये बोमेन कैप्सूल के पास यही ट्यूब है कि नहीं, जो ये इस ट्यूब को कहते हैं कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब, इसे क्या कहेंगे, और प्रॉक्सिमा का मतलब होता है पास, और डिस्टल का मतलब क्या होता है, दूर। तो जो इसके पास है उसको कहेंगे PCT, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब, और जो यहाँ दूर है उसको क्या कहेंगे, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब। क्योंकि पिछले साल एक MCQ आया था तो 2-3 बच्चों ने गलत किया है, तो अब फिर इस बार गड़बड़ी ना हो। देखो बताओ, ये चीज है, ये कैसी ट्यूब है, लूप ऑफ एंडले, ये कॉन्वोल्यूटेड है, कॉन्वेक्स टाइप है, तो इसे क्या कहेंगे, कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब। तो इस चीज को जो यहाँ पास है और एक के दूर चली गई, बताओ
तो दूर जाने के बाद अब जब इस ब्लड ने इसमें से जो एब्जॉर्ब करना था तो कर लिया, ध्यान दीजिए मैम, ब्लड ने जो एब्जॉर्ब करना था कर लिया, अब नहीं करेगा ना। जो बच गया उसको क्या कहेंगे बताइए? यूरिन। इसे क्या कहेंगे? अच्छा, इसमें ये ना सोचो कि एक नेफ्रॉन ने बड़ा सारा यूरिन बना दिया, वो पूरे दिन में 2 ही ड्रॉप बनाता होगा। मिलियंस है तो एक कितना बनाएगा? 2-2 ड्रॉप बनाएगा। तो इसमें से जो यूरिन निकला ड्रॉप बाई ड्रॉप, वो जाएगा ऐसी न जाने कितनी ब्रांच यूरेटर में शामिल होंगी। ये तो एक ब्रांच में दिखा रहा हूँ, लेकिन क्या तुम्हारी बुक में भी ऐसा बना है कि ऐसी बहुत सारी ब्रांच है जो इसमें मिल रही है? जरा देखो तो यूरेटर में 2 यूरेटर लिखा है, एक ही थोड़ी ना है, दिखाई पड़ा हमें? एक थोड़ी ना होगी, ना जाने लाखों तो नेफ्रॉन है, ये तो एक सेकंड ड्रॉप गिर रहा है, और भी नहीं होंगी क्या? ये देखो, ये तो एक गिरी ना, एक एक एक, इतना तो हर मेड्यूला से एक निकलेगा, फिर उन सब से निकलेगा, 7 मेड्यूला 14 मेड्यूला से मिलेगा, दोनों वही होगा कि नहीं होगा? सही है। तो ये चीज़ क्या होगी बताइए? दिस इज 2 यूरेटर। ये कहाँ जा रही है? अभी भी यूरेटर नहीं, क्योंकि ये पता नहीं कितनी अभी ये सब नेफ्रॉन का सिस्टम चल रहा है। यूरेटर तो किडनी के बाहर है भाई, अभी तो किडनी के अंदर अंदर का खेल है। अभी तो नेफ्रॉनों से निपट ले, नेफ्रॉनों से निपटेगा तो फिर मेड्यूला से निपटे, और सब मेड्यूला से बाहर निकले, फिर किडनी से बाहर निकले, तब यूरेटर कहा। ये पहले ही कह दो, नहीं कहोगे ना? तो अभी तो 2 यूरेटर बोलो, फिर ये सब ब्रांच भी एक साथ मिलेंगी ना, फिर मेड्यूला से निकलेंगे नहीं, और मेड्यूला से निकलने के बाद फिर उसके बाद किडनी से भी निकलेंगे, तब इनको क्या कहोगे? चूंकि ये यूरिनरी ब्लैडर में जा रहे हैं तो इन्हें क्या कहा जाएगा? यूरेटर। ओके, तो मैंने क्या बताया? सिर्फ तुम मुझे श्रेयांश ये बात बताओ कि नेफ्रॉन के 3 पार्ट्स कौन कौन से होते हैं? बोमेंस कैप्सूल, हाँ, ग्लोमेरुलस और हेनले। क्या इसमें तुम मुझे ये बता सकते हो कि पीसीटी कहाँ है, डीसीटी कहाँ? पीसीटी का फुल फॉर्म बताओ, आप बताइए उनको, आप जानकार हैं, चलो आप बताओ। प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब, और जो दूर है यहाँ से इसे क्या कहेंगे? डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब। चलो इस चीज को लिखें, तो ये है कन्वोल्यूटेड ट्यूब। इस चीज को क्या कहेंगे? यहाँ का जो पोर्शन, इसे क्या कहेंगे? पीसी। और इसे जो दूर है इसे क्या कहेंगे? डीसीटी, डिस्टल। डिस्टल। अच्छा बताओ, प्रॉक्सिमल में अगर पथरी हो गई, स्टोन हो गया, तब निकलना आसान है कि डिस्टल में? डिस्टल में तो यूरिन के साथ निकल जाएगा स्टोन, तो कहेंगे डीसीटी में। तो डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब। अभी मैं 10 दिन के पहले करा के आया था अपना सोनोग्राफी, तो उसमें हमारे डीसीटी में 6 mm का स्टोन पाएगा, फिर वो यूरिन से निकल गया डिजॉल्व। तो समझ आ गया? तो इस लोग कहते हैं, डॉक्टर बता रहे तुम्हारे तो डीसीटी में है, तो कुछ लोग पूछते पीसीटी में कि डीसीटी में। सबसे पहले सोनोग्राफी में यही पूछते, बहुत अच्छा बता दिया उन्होंने। इसका नाम प्रॉक्सिमल बताया, और उसका नाम क्या बताया? डिस्टल। तो दिस इज प्रॉक्सिमल, पास वाली ट्यूब, और वो कौन सी है? डिस्टल। ठीक है, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब, दैट इज पीसीटी। अब जरा बात करें, तो देयर आर, बहुत अच्छी बात इन्होंने बताई है, देखो श्रेयांश, फिल्टरिंग यूनिट कॉल्ड नेफ्रॉन, मिलियंस है। नेफ्रॉन है 3 पार्ट्स, कौन कौन से हैं अमन? Bowman's capsule, glomerulus, glomerulus, and loop of Henle, ऐसा। Dirty blood enters या falls into Bowman's capsule। बोन कैप्सूल में गिरता है कि नहीं?
रेड होने से डर्टी साफ ना समझो, उसके अंदर नाइट्रोजीनियस वेस्ट है, उसे डर्टी कर नहीं। ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड अलग बात है, और डर्टी होना और साफ होना अलग बात है ना। ऑक्सीजन तो कभी भी लंग से ले लेगा नहीं, तो इसलिए डर्टी ब्लड क्या होगा, फॉल्स। तो डर्टी ब्लड, डर्टी का मतलब है नाइट्रोजीनियस वेस्ट कंटेनिंग वेस्ट। एक्सेस सॉल्ट भी होगा, एक्सेस सॉल्ट भी हो सकता है, वाटर, एक्सेस वाटर भी होगा, ये सब होगा। वाटर तो हमारी बॉडी में ज़्यादा बनता है ना ग्लूकोज खाने के बाद, 6 वाटर मॉलिक्यूल लेते हैं 12 बन जाता है, तो भी तो वेस्ट ही है। एंटर्स या फॉल्स इनटू बोमेन्स कैप्सूल through renal artery, falls into Bowman's capsule through renal artery. A branch of renal artery, इसका ये जो renal artery है, ठीक है, ये क्या होगा, that is subdivided into a bunch of capillaries called glomerulus, which is encased in, ठीक है, तो a branch of renal artery, ठीक है, क्या करेगा, subdivides into a bunch of, bunch इसलिए बोला तो उन्हें अलग अलग नहीं कर सकते हो, bunch of capillaries called, और उसमें ऐसी कैपिलरीज है कि बड़े 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 छेद होते हैं, having larger pores, जिस तभी तो ये सब दे पा रहे हैं। bunch of capillaries called glomerulus। अब जब एक ग्लोमेरुलस में हो गई तो अपनी बुक में यहाँ पढ़ो कि वो क्या क्या दे देती है। नाउ लेट, तो वो कप शेप्ड होता है जो बोमेन्स कैप्सूल में कप शेप्ड है ना, बुक में देखो सब लिखा है, सम सब्सटेंस इन इनिशियल फिल्टर, सो दैट इज सेलेक्टिवली रीअब्सॉर्ब। चलो, एनकेस्ड इन, encased in cup shaped Bowman capsule। Bowman capsule में encased होती है, ठीक है। Now all सभी चीजें न्यूट्रिशंस जैसे ग्लूकोज, salts or nutrients, glucose, all substance ले सकते हो। Now some substance, glucose, salts, water, and that is urea। यूरिया किसे कह रहे हैं, NH2CO, मेनली यूरिन में यूरिया ही होता है। इसी को तुम फिल्टर करके पाउडर बना लो तो यही यूरिया खेतों में डाला जाता है, यही यूरिया। तो इट इज, दीज आर ड्रेन्ड, ड्रेन का मतलब समझते हो, जैसे तुम्हारा ड्रेनेज होता है नाली, दीज आर ड्रेन्ड इनटू वोमेन्स कैप्सूल। किसमें ड्रेन कर दी गई, वोमेन कैप्सूल में, ठीक है। सो दीज आर ड्रेन्ड इनटू वोमेन्स कैप्सूल। The same branch of renal artery, ठीक है, comes out from Bowman capsule and wraps around loop of Henle, U-shaped loop of Henle। वही ब्रांच आ रही है, same branch of renal artery after coming out from Bowman's capsule, बाहर निकला है, same branch of renal artery
कुछ मैं समझ में आ रहा है, यहाँ तक आया कि नहीं? सेम ब्रांच ऑफ रीनल आर्टरी आफ्टर कमिंग आउट, आफ्टर कमिंग आउट फ्रॉम बोमेन्स कैप्सूल, अब वो किसके चारों तरफ लिपट जाएगी? रैप्स अराउंड। जो लोग रैप्स ना लिखें वो क्वाइल्ड लिखते हैं, दोनों बात सही है। रैप्स अराउंड या क्वाइल्ड्स अराउंड, क्वाइलिंग भी तो ये चीज होती है, क्वाइल्ड्स अराउंड। यू शेप्ड लूप ऑफ हैंडले, लूप ऑफ हैंडले के चारों तरफ ये एच कैपिटल होगा, लूप ऑफ हैंडले के चारों तरफ ये शेप हो जाएगी। देखो लिपट गई कि नहीं? आप इसमें देखो, और तुमको वहां का भी चित्र दिखाया था, अभी दिखाया था कि कैसे लिपटी हुई थी। एंड सेलेक्टिवली रीएब्जॉर्ब, एक बार छोड़ा और जब फिर से एब्जॉर्ब करेगी तो रीएब्जॉर्प्शन नहीं होगा। ये वर्ड बुक में लिखा हुआ है, अगले पेज में लास्ट पेज में लिखा, एंड सेलेक्टिवली रीएब्जॉर्ब्स। क्या क्या रीएब्जॉर्ब करेगी बताइए? सेलेक्टिवली रीएब्जॉर्ब्स ग्लूकोज, some salt and some water, इसको ले लेंगे। Whatever is not absorbed is yellow transparent fluid called urine. So whatever is not absorbed is yellow transparent liquid called urine। ठीक है, अब क्या होगा? It is a liquid waste which drains to ureter, धीरे धीरे ड्रिप होता है, ड्रिप्स टू ureter या drains। So it is liquid waste which drains to ureter through collecting duct। देखो ये यूरेटर और ये कलेक्टिंग डक्ट है, जो कलेक्ट करे छोटे छोटे ड्रॉप, उन्हें डक्ट नहीं कहेंगे। तो इस तरीके से ये सब क्या है इसकी, बोलो कलेक्टिंग डक्ट है कि नहीं? कलेक्टिंग डक्ट। और ये क्या है? यूरेटर, यही जाएगा यूरिनरी ब्लैडर में। लिक्विड वेस्ट विच ड्रेन्स इनटू यूरेटर थ्रू कलेक्टिंग डक्ट। यूरेटर फॉल्स इनटू ए मस्कुलर बैग, जो कि लोअर एब्डोमेन में इसके नेवल के ठीक नीचे रहेगा। सो अब ये क्या होगा? पेयर ऑफ यूरेटर फॉल्स इनटू, कहाँ गिरता है बताइए? कनेक्टेड इनटू। तो पेयर ऑफ यूरेटर इज कनेक्टेड टू मस्कुलर बैग, उसे हमको क्या कहेंगे? कॉल्ड, बोलो आज 2 सवाल पूछे गए तुमने कंप्लीट, बोलो सही है। कॉल्ड यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर। नाउ गरिमा, व्हेन यूरिनरी ब्लैडर इज फुल, सेंटेंस कंप्लीट करो तो क्या होगा? नमन, व्हेन यूरिनरी ब्लैडर इज फुल, पूरा बोल दीजिए, इसी के साथ हमारा सिस्टम भी हो जाएगा। नाउ व्हेन यूरिनरी ब्लैडर, कॉल्ड यूरिनरी ब्लैडर, देखो व्हेन यूरिनरी ब्लैडर इज फुल, तो क्या होगा? ए सिग्नल इज सेंड टू
तो ये फुल होगा तो ये लिख भी सकते हो कि एक्सर्ट से प्रेशर ऑन द वाल्व, वो सब लिखना चाहो तो लिख सकते हो, ठीक है। न लिखना चाहो तो ए सिग्नल इज सेंड टू ब्रेन, ब्रेन गिव्स ए कमांड, नर्व से दी जाएगी, उन्होंने सही बोला, न मानने की नर्व से दी जाएगा। ब्रेन सेंड्स ए कमांड टू ओपन स्फिंक्टर मसल, ठीक है। नाउ स्फिंक्टर मसल opens and urine get discharged through urethra. यूरेथ्रा जहाँ से हम लोग डिस्चार्ज कर रहे हैं। अब जरा देखिए कि 200 लीटर्स ऑफ ब्लड इज फिल्टर्ड बाय यूनिट। 200 लीटर बहुत प्रिसाइज ये तो बिल्कुल ठीक है। वैसे मुझे पहले पढ़ा हुआ है पूरा, देख लेते हैं कितने नेफ्रॉन है, ये सब MCQ के क्वेश्चन हैं। तो हाउ मैनी लीटर्स ऑफ ब्लड इज फिल्टर्ड बाय किडनी पर डे? तो देख लेते हैं कितना बोलता है। 180 लीटर, ये बिल्कुल प्रिसाइज है। तो चलो 180 कर लो, पूरा आसपास है। किसी बुक पर 2 लीटर, 180 लीटर्स ऑफ ब्लड इज फिल्टर्ड बाय किडनी, दोनों किडनी से पर डे। एंड अब कितना फ्लूइड वेस्ट निकाला जाता है? सो देखो कहीं कहीं 200 लीटर भी दिया ना, ऐसे अलग अलग बुक में अलग अलग देते हैं, अलग अलग नेट में भी अलग अलग 200 लीटर। अब जरा देखो, मुझे तो लगता है कि कितना यूरिन प्रोड्यूस होगा, 1.5-2 लीटर कितना होगा। सो हाउ मच लीटर ऑफ यूरिन इज प्रोड्यूस्ड पर डे? According to Medline Plus, the normal range No for liter. 24-hour urine volume is 800 to 2,000 1.5 milliliters liter. per day. The examples above are common And measurements for 1 to results of 2 these liters. tests. Normal value ranges may vary slightly among different laboratories. is produced पर डे। जो डायबिटिक है तो उसकी यूरिन में शुगर भी होगा, क्योंकि इंसुलिन ने तोड़ा नहीं। नंबर ऑफ नेफ्रॉन्स इन किडनी कितने मिलियन है? According to PubMed, 1 whereas million the per studies kidney. agree that average nephron number is approximately 900,000 to 1 million per There kidney, are numbers 1 for individual billion. kidneys range from approximately 200,000 to greater than 2.5 million. नेफ्रॉन्स पर किडनी। ये तीनों MCQ खूब प्रचलित हैं, मतलब ये पूछा जाता है तो आपको याद पता होना चाहिए। सही है, तो इतना ही रखो, कल थोड़ा बहुत इसके बारे में आपसे पूछेंगे, इसको तैयार करने में इतना रखिए। अब कल हम लोग देखेंगे हीमोडायलिसिस क्या होता है और प्लांट्स में ट्रांसपोर्टेशन क्या है। 2 चीज़ें हमारी बची रह गई। डायलिसिस को हीमोडायलिसिस कहते हैं।